नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट 8 होगा, जिसमें कि 120 प्रश्न टोटल दिए हुए हैं। तो आज हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं भूगोल के प्रश्नों से। हिस्ट्री के प्रश्नों से तो हमेशा शुरुआत करते हैं, तो आज हम लोग भूगोल के प्रश्नों से शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को देखेंगे, प्लस में सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को भी। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है भूगोल में, लैटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें सामान्यतः तापमान और कम वर्षा होता है, उच्च तापमान और भारी वर्षा होता है, निम्न तापमान तथा अल्प वर्षा होता है, या फिर उच्च तापमान और सामान्य वर्षा होता है। तो लैटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये हमारी पाई जाती है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाली, और इसमें लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भारी रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये पिछली बार पूछा गया है प्रश्न क्लास 9-10 में टीजीटी के प्रश्नों में। नेक्स्ट प्रश्न है, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? किसको? जो तटवर्ती जो आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है, उसको किस कारण से जो है सामना करना पड़ता है प्राकृतिक विपत्तियों का? चक्रवात के कारण, भूकंप के कारण, भूस्खलन के कारण, या फिर टॉर्नेडो के कारण? तो देखिए, वहाँ पर सुनते होंगे कि अधिकतर चक्रवात ये सब आते रहता है, तो उसके कारण वहाँ प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा है, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती है उसका नाम क्या है? भूमि संरक्षण। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? समोच्च रेखीय जुताई, आच्छादन रोपण, पट्टीदार खेती, या फिर सोपान कृषि? तो उसे कहते हैं सोपान कृषि। ठीक है, टेरिसिंग। क्या कहते हैं? जो भूमि संरक्षण मतलब जिस विधि के द्वारा पहाड़ी ढलान को काट करके सीढ़ी बना दी जाती है उसको कहा जाता है सोपान कृषि। इसका आंसर हमारा हो गया 4th। अगला प्रश्न है, निम्नांकित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र है? ठीक है, तो कौन सा ये जो राज्य है इतना बड़ा है जितना कि कौन सा राज्य है? तो यूरोप का जो पोलैंड राष्ट्र है, मतलब उसके क्षेत्रफल उतना है जितना कि भारत के राज्यों में महाराष्ट्र का है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पोलैंड जितना बड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो गंधक के उत्पादन में आगे है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक के आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? किसके आधार पर? वैज्ञानिक के आधार पर। तो देखिए, यहाँ पर तो दे ही दिया है, मानचित्रकार यानी कार्टोग्राफर कहा जाता है। आंसर क्या हो गया हमारा? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, गरजने वाला चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गरजने, देखिए ये सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गरजने वाला चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यापारिक पवन से, भूमंडलीय पवन से, पश्चिमी पवन से, या फिर ध्रुवीय पवन से? तो ये संबंधित है हमारा पश्चिमी पवन से। किससे? पश्चिमी पवन से। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटककर्ता, किसी क्षेत्र में के सभी पौधे और पशु, किसी क्षेत्र विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश ही शामिल होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1-2 मिनट की बात है कि जो आप लोगों के अमेरिकी क्रांति से, रूस की क्रांति से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका एक वीडियो अपलोड हुआ है। प्लीज़ आप लोग ये इसको फास्ट करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैं हिस्ट्री के अपलोड की थी उसमें आप देखेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं विश्व के इतिहास से। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। फास्ट मतलब रिवाइज जो कहते हैं ना, फास्ट रिविजन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। बढ़ते हैं। 35 प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लोहा, कोयला, मैग्नीज और तेल, और इधर स्थान दिए हुए हैं। तो लोहा कहाँ पर सबसे अधिक मिलता है? तो वो है सिंहभूम में। ठीक है, कोयला, तो कोयला का जो हमारा कोयला जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हमारा रानीगंज। मैग्नीज कहाँ से? तो मैग्नीज जो मिलता है वो मिलता है बालघाट से। और तेल का हो गया हमारा डिगबोई तो सबसे पहला तेल का कारखाना ही है जो कि असम में है। तो इस प्रकार से हमारा मिलान हो गया। बी, फिर एक दूसरा का क्या गया? BDCA। पहला का B 2 में दिया है, BDCA। इसका आंसर हमारा हो गया तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शेर का वन होना जरूरी है? किस उद्देश्य से? वृक्षों को काटे जाने से बचाने के लिए, चारागाहों को अति चराई से बचाने के लिए, वन की शोभा सुंदरता बढ़ाने के लिए, मांसाहारी जानवरों को दूर रखने के लिए। तो मतलब शेर का रहना वन में क्यों जरूरी है? तो वो जरूरी है चारागाहों को अति चराई से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाला बाढ़ आता है। सही बात है, ये पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का सर्वाधिक दुष्परिणाम है? प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का मालाबार तट, आंध्र प्रदेश, कोंकण, या फिर गुजरात? तो वो हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश में जो तट है वो। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का सर्वाधिक दुष्परिणाम यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? दूसरा हो गया। देखिए, इसको देख लीजिए कि भारत के पूर्वी तटीय राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा आदि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो अन्य राज्यों के नाम भी याद कर लीजिए। उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया,
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। तो यहाँ से अगर ये भी प्रश्न पूछ देता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ग्रीष्म काल में केवल गर्म सागरों के ऊपर इनकी उत्पत्ति अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसर यानी ITCZ के सहारे उस समय होती है जब वह खिसक कर 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए ये सारे इतने पॉइंट आप पे बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला कॉटन मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था बम्बई में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा हो गया। पंजाब और हरियाणा के दक्षिण भाग से लेकर कच्छ के रण तक विस्तृत सूखे एवं समतल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कहाँ से कहाँ लेकर, तो हरियाणा के दक्षिणी भाग से लेकर के कच्छ रण तक के विस्तृत सूखे एवं समतल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो वो थार मरुस्थल कहा जाता है। इसका आंसर हमारा हो गया फर्स्ट। 41 प्रश्न है, लिंग अनुपात का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में महिला संख्या होता है, तो वो 1000 के अनुपात में लगाया जाता है। 1000 पर ही काउंट किया जाता है ना महिलाओं का संख्या, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, विषुव शब्द किसका घोतक है, तो विषुव शब्द जो है किसका घोतक है, पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के गिर्द घूमती है, पृथ्वी का अक्ष जिसके गिर्द वह घूमती है, जब दिन और रात बराबर होता है, वह समय जब ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य आर्कटिक प्रदेश में आकाश में चक्कर काटे जा रहा है किंतु क्षितिज जिससे क्या है नीचे नहीं जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि विषुव शब्द का घोतक क्या है, तो जब दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। यानी 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है। ऑप्शंस देख लीजिए, बक्सर जिला का राजपुर, बक्सर जिला का रानीपुर, गया जिला का राजपुर या फिर पश्चिम चंपारण जिला का कुमारबाग। तो कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है, तो कपिलांश धातु उद्योग की जो स्थापना हुई है वो हुई है बक्सर जिला के राजपुर में। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। सिर्फ आंसर और क्वेश्चन आंसर ही देखते चलते हैं क्योंकि इधर बहुत बाहर शुरू होता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है, मतलब सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पर है, तो वो है सबसे ज़्यादा भारत गंगा यानी इंडो गैंगिक मैदान में। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो गया फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, लू शब्द से आप क्या समझते हैं, तो लू शब्द से क्या समझेंगे, गर्म और शुष्क हवाएं। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, तीसरा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, चक्रवात कब होता है, जब चारों ओर निम्न दाब होता है, जब केंद्र में उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब होता है, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब, या फिर जब केंद्र में दाब और चारों ओर का दाब बराबर होता है। तो देखिए चक्रवात कब होगा, तो चक्रवात जब केंद्र में निम्न दाब होगा और चारों ओर क्या होगा, उच्च दाब, तब क्या होगा, चक्रवात होगा। ठीक है, आंसर हो गया तीसरा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान है। ऑप्शन देखिए, ग्रेनाइट, चर्नोकाइट, अशितासम यानी बेसाल्ट या फिर अर्कोस। तो निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी पूछ रहा है, तो अर्कोस है। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा फोर्थ। 48 प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए वो जो ढका हुआ है उष्णकटिबंधीय सदाबहार से वो है पश्चिमी घाट। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, तीसरा हो गया। 49 प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है। जो ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है तो उसको कहा जाता है बर्फानी तूफान। बर्फ में चलने वाली बर्फीली पवनों से बर्फानी तूफान का नाम याद रखिएगा। इसका आंसर हो गया हमारा तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक बीभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। तो रिफ्ट वैली से होकर के कौन सी नदी बहती है, तो वो बहती है नर्मदा नदी। तो चलिए अब इतिहास के प्रश्नों को देख लेते हैं फटाफट। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की शुरुआत की थी। किसने किया था, सैयद अहमद बरेलवी, शाह वली उल्लाह, सैयद अहमद खां, सैयद अमीर अली। तो वो किया था सैयद अहमद खां। मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच मेल मिलाप की जो वकालत थी किसने की थी, तो सैयद अहमद खां ने किया था। आज दूसरा प्रश्न है हमारा, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन, ठीक है, 15 अगस्त के दिन ही भारत को मतलब सत्ता देने की बात क्यों की थी, यानी क्या कारण था, क्या उसका आधार था कि 15 अगस्त को ही जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो सत्ता को हस्तांतरित करेगा भारत को। इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। इस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। अंतरिम सरकार बनाने की वर्षगांठ थी, या फिर एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जो जापानी सेना थी उसके समर्पण की वर्षगांठ थी। तो देखिए इसका आंसर यही हो जाएगा कि जो माउंटबेटन के समक्ष जो जापानी सेना थी उसने समर्पण किया था जिसकी वर्षगांठ थी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया फोर्थ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता
के बारे में कौन सी उक्ति सही है, यानी कौन सा इसमें से कथन जो है वो सही है। उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, या फिर उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में उन्होंने पशुपति का सम्मान करना क्या कर दिया था, आरंभ कर दिया था, यही कथन क्या है, सही है। देखिए यहाँ से आपके और प्रश्न निकल सकते हैं कि उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर 3 सिर एवं 2 सींग वाले देवता, याद रखिए 3 सिर एवं 2 सींग वाले देवता जो एक बाघ, एक हाथी तथा गैंडे से घिरे हुए हैं, ठीक है, जिनके सिंहासन के नीचे एक भैंस तथा पैरों के नीचे 2 हिरण हैं। सिंहासन के नीचे क्या है, तो एक भैंस है, और पैरों के नीचे क्या है, 2 हिरण है। इस बात का यह परिचायक है कि उनकी उपासना पशुपति महादेव के रूप में की जाती थी, अतः इस काल के लोगों ने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा यही तो था कि हड़प्पा सभ्यता से कौन सा कथन सही है, तो यही था कि वो लोग पशुपति का सम्मान करना शुरू कर दिए थे, और हड़प्पाई लोगों को अश्व अर्थात घोड़े की जानकारी नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, तो वो पराजित किए थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, चालुक्य राजा पुलकेशिन को किसने पराजित किया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मोहम्मद पैगंबर का जन्म, भारत में गुप्त राजवंश का उदय, रोमन कोलोसियम का पूरा होना, पीटर महान रूस का जार बनना। तो देखिए इनमें से सबसे नंबर 1 पे जो आएगा वो आएगा कि रोमन कोलोसियस का पूरा होना, यानी भारत में गुप्त राजवंश 240 ईस्वी में आया था। फिर है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में। एक मिनट, मोहम्मद पैगंबर का जन्म 570 में हुआ था। भारत में गुप्त राजवंश का उदय कब हुआ था, तो वो हुआ था 240 ईस्वी में। अगला है कि पीटर महान रूस का जार कब बना था, तो पीटर महान रूस का जार बना था 1682 से 1725 ईस्वी में। 1682 से 1725 तक इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्रम है। और रोमन कोलोसियो का पूरा होना, तो इसके बारे में इसका सन की जानकारी नहीं है, तो यहाँ से हम, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा पहले सी होगा, रोमन कोलोसियस का पूरा होना। उसके बाद आएगा बी, यानी भारत में गुप्त राजवंश का उदय। फिर आता है ए, और उसके बाद आएगा फिर डी। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। ये सन जो दिए हुए हैं इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में किस वायसराय ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था। देखिए 1911 ईस्वी की बात कर रहा है कि कौन सा वायसराय था जिसने भारत को क्या बनाया, दिल्ली को क्या बनाया, भारत की राजधानी बनाया था। तो वो था लॉर्ड हॉर्डिंग। कौन था, लॉर्ड हॉर्डिंग था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने ही घोषणा की थी कब, 1911 ईस्वी में, कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका आंसर हमारा हो गया दूसरा। इसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए बाबा ठाकुर दास ने 1906-07 में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ पर, पटना में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के पास स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में दोहरे उद्देश्य से किया गया था। यहाँ पर समझने वाली बात है कि रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना पटना में जो किए थे वो बाबा ठाकुर दास किए थे, और जो कलकत्ता में हुआ था वो स्वामी विवेकानंद किए थे कब, 1897 ईस्वी में। ठीक है, हिंदू संत रामकृष्ण के जीवन में वेदांत की शिक्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए किए थे, भारतीय लोगों की सामाजिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए। ठीक है, इस जो ये मिशन था उसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। मुगल जागीर तकनीकी रूप में निम्नलिखित में से क्या थी। अच्छा, जागीर जो थी वो तकनीकी रूप से क्या थी, एक किराया मुक्त भूमि, जमींदारी संपत्ति, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समनुदेशन, या फिर किसी मनसबदार को समनुदेशित नगद वेतन। तो जागीर जो था वो था किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समनुदेशन था। अगला प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए ये तो नाम मैं भी पहली बार सुन रही हूँ कि सामूगढ़ का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था। तो वो लड़ा गया था 1658 ईस्वी में। इसके बाद, और ये जो युद्ध था सामूगढ़ का युद्ध, ये मुगल सम्राट जो शाहजहां थे उनके बेटों के बीच में हुआ था, उत्तराधिकारी को लेकर के। ठीक है, तो कब हुआ था, तो 1658 ईस्वी में हुआ था। इतिहास का 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किस में ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, तंजौर महाराजा सरफरोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, या फिर रामपुर राजा लाइब्रेरी। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियाँ कहाँ पर रखी गई है, वो कौन सा संग्रहालय है। तो वो संग्रहालय है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ये कहाँ है, तो ये पटना में है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण यानी ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। भैया अब द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल भी होता है। देखिए कहाँ पर किया गया था, किस जगह पर किया गया था, तो वो किया गया था न्यूरेमबर्ग में। कहाँ किया गया था, न्यूरेमबर्ग में किया गया था। अब
12 प्रश्न है। महापाषाण संस्कृति यानी 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। मतलब महापाषाण संस्कृति हमें किससे अवगत कराती है? तो पत्थर से बने अस्त्र से, पत्थर से बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ यानी कब्रें, या फिर पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोगों की सामग्री। तो महापाषाण जो संस्कृति है वो हमें अवगत कराता है जो घिरी हुई थी ना, पत्थरों से घिरी हुई समाधियों के बारे में। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन इनमें से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकरण एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, या फिर निर्देशी लोकतंत्र। तो इसमें से हो जाएगा कि अशोक के अधीन जो मौर्य राजतंत्र थे वो किस प्रकार के थे? तो प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन करते थे। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वास्तुशिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ है? ठीक है, यानी 12वीं शताब्दी में इनमें से नहीं हुआ है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो के मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, नेत्रोदेम द पेरिस। तो इनमें से किसका 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ है? तो वो नहीं हुआ है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसका निर्माण कब हुआ है? तो 13वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा के नाम से। तो ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर हो गया पहला। पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि मराठे वीरता से नहीं लड़ते थे। मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। मराठा सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी, या फिर स्थानीय जनता ने मराठों को बाहरी लोग माना। तो पानीपत में मराठे क्यों पराजित हुए थे? तो पानीपत में मराठे इसलिए पराजित हो गए क्योंकि अफगानों के बराबर उनके पास क्या थी? सेना नहीं थी, यानी शक्ति नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल का नेतृत्व किया था? अखिल भारतीय हड़ताल का नेतृत्व किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ विरोध, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, या फिर साइमन कमीशन। तो वो हुआ था रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध। ठीक है, जिसमें कि अखिल भारतीय हड़ताल का नेतृत्व किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हमारा हो गया तो इसका आंसर हमारा हो गया दूसरा। और इसका नेतृत्व किसने किया था अखिल भारतीय हड़ताल का? तो महात्मा गांधी के आह्वान पर यह सब किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? अच्छा, पंजाब को मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, या फिर कैनिंग। तो वो मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण क्या हुआ? मतलब प्रशासनिक जो परिणाम था उसका हस्तांतरण किसके हाथों में आ जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को आ जाता है, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया। देखिए यहाँ तो गलत हो गया, क्योंकि जो 1857 के विद्रोह का जो प्रशासनिक परिणाम था वो उस समय क्या हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भारत की बागडोर होती है वो ब्रिटिश सम्राट के हाथ में आ जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है, सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे गए हैं? बेलांकिनी चेन्नई, सेंट कैथेड्रल वेल्हा यानी गोवा में, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस वेल्हा गोवा, सेंट जेवियर चर्च मुंबई में। तो वो रखा गया है जेवियर का पार्थिव शरीर, वो बेसिलिका ऑफ बोम जीसस वेल्हा यानी गोवा में रखा गया है। इसके बाद अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो देखिए वो तो कलिंग युद्ध से आया था अशोक के प्रशासनिक में, या अशोक में परिवर्तन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो उसका नाम था कृषक समाचार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल मिलाप बताना है, यानी यहाँ पर मेल करना है। एक तरफ व्यक्तियों का नाम दिया है और दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए घटनाएं दिया है, तो यहाँ पर सही मेल को बताना है। ठीक है, और फिर उसके नीचे कुट इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए मिलान करते हैं। सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूट, ये तो सही बात है, और इसने 17 बार सोमनाथ को लूटने के लिए आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी सिंध विजय गलत, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां की चढ़ाई, तो ये तीनों तो गलत है और यहाँ पर सही बोला था, तो हमारा केवल फर्स्ट ही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। ठीक है, आंसर हो गया इसका केवल 3। आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी? देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कितना गहराई से प्रश्न मतलब पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 1919 ईस्वी, 1920, 1921 या फिर 1922 में। तो वो किए थे 1920 ईस्वी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष ICS की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे? तो 1920 ईस्वी में। वराह मिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है, किससे संबंधित है? फलित ज्योतिष से, खगोल विज्ञान से, चिकित्सा शास्त्र से, या फिर शरीर रचना के विज्ञान से। तो वराह मिहिर का जो पंच सिद्धांतम
जो बुक है या पुस्तक है जो भी, वो किससे संबंधित है, तो वो खगोल विज्ञान से संबंधित है। इसका आंसर हमारा दूसरा हो जाता है। शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्ता ताउस 1739 में कौन ले गया था, तो ये तो ले गया था नादिर शाह। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, फारसी आक्रमक था नादिर शाह, तो यहीं ले गया था शाहजहाँ क्या ले गया था, तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में। तो ये हमारे हिस्ट्री के 25 प्रश्न थे और ज्योग्राफी के तो हम लोग पहले ही देख चुके। चलिए अब बढ़ते हैं राजनीति शास्त्र की तरफ। चलिए अब राजनीति शास्त्र के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का वह रीट या आदेश कौन सा है जो किसी के प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर इसी में आपको वो रीट का नाम पता चल जाएगा, प्राधिकार, अधिकार आ रहा है ना। तो चलिए, परमादेश रीट, उत्प्रेषण रीट, अधिकार परीक्षा रीट या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो अधिकार आया था ना, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। इसके बारे में पूरा चलिए पांचों को देख लेते हैं। 5 प्रकार के रीट जो होते हैं उनको सभी को देखते हैं। देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, याद रखना है कि आत्मा किसको कहा गया है। तो संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है उसको आत्मा कहा गया है, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32 के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, किसके अंतर्गत, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 तरह के रीट को जारी कर सकता है। पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार हो सके। तो देखिए, इससे याद रखिए कि बंदी, किसी को भी बंदी जैसे कैद करके अरेस्ट करके लाया जाता है तो उसी के ऊपर ये इसको लागू किया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसकी बातों को रखने के लिए, यानी सही समय पर उसको उपस्थित किया जाए सामने, कोर्ट के सामने, ताकि उसकी कार्रवाई की जा सके। परमादेश क्या होता है, तो परमादेश का लेख यानी रीट उस समय जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी परम आदेश से पकड़िए कि जब कोई अधिकारी जो होता है अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाता है। देखिए, जैसे आप मान लीजिए आप जाते हैं कहीं पर FIR दर्ज करवाने, और वो जो उस पद पर बैठा हुआ जो पुलिस है, जो अधिकारी है, वो आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, तो उसके ऊपर ये लागू किया जाता है परमादेश। ठीक है, तो यहाँ से इस बात को पकड़िए कि परमादेश हो गया। ये रीट जारी कब किया जाता है, तो जब वो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा है, उस पर ये आदेश लगता है। अगला आता है हमारा प्रतिषेध। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में यह अपने यहाँ कार्रवाई ना करे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यानी प्रतिषेध यानी रोक लगाया गया है। जैसे मान लीजिए सभी चीज़ का एरिया बटा हुआ रहता है ना, जैसे बिहारी हो गया तो बिहार का भी बॉर्डर है, बिहार के पुलिस का, या फिर थाना भी अलग अलग बटा हुआ रहता है। तो वही बात यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ये मेरे अधिकार में आता है, तुम इसमें दखल अंदाजी ना करो। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि उसके ऊपर प्रतिषेध लगाया जा सकता है, अधिकार क्षेत्र के अगर कोई भी बाहर व्यक्ति आकर के कोई कार्य करता है तो। अगला बात है उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने आप लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय भेज सकते हैं। जैसे किसी का भी अब छोटी न्यायालय में कोई कार्य नहीं हो रहा है और वो व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो उससे अपने जो लड़ाई है उसको क्या कर सकता है, उसको उच्च न्यायालय में भेज सकता है कि नहीं, मुझे यहाँ से संतुष्टि नहीं मिली है, मैं और आगे यानी सर्वोच्च न्यायालय में जाऊँगा, वहाँ पर अपील करूँगा मैं। तो उसके लिए ये उत्प्रेषण रीट जारी किया जाता है। अब आता है अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से यह पूछता है कि यानी तुम यह किस अधिकार से कर रहे हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे जाकर के कहीं पर पढ़ाने लगता है, तो अगर उस व्यक्ति पता चलता है तो कोई व्यक्ति उसके ऊपर कुछ कर देता है, तो वहाँ पर कोई भी जो उच्च अधिकारी होगा वो आकर के उससे ये सवाल कर सकता है कि आखिर तुम यहाँ पर किस अधिकार से पढ़ा रहे हो, तुम्हारे पास कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो तुम किस अधिकार से पढ़ा रहे हो। तो वहाँ पर उसके ऊपर क्या लागू किया जाएगा, अधिकार परीक्षा नियम लागू किया जाएगा, ये रीट लागू होता है। ठीक है, तो ये हमारे 5 प्रकार के रीट लागू होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत। किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है। अच्छा, किसी राज्य को विशेष दर्जा, जैसे अभी बिहार में चलेगा, इलेक्शन आएगा तो तुरंत विशेष राज्य का दर्जा मांगने की जो होड़ है ना वो शुरू हो जाएगी। केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा। कुल सहायता की प्रतिशत के रूप में ऋण की राशि कम होगी। चालू खाता बजटीय घाटा केंद्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। उपरोक्त में से 1 और 2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा विशेष, जब राज्य का दर्जा प्रदान हो जाता है तो केंद्र सरकार उसके तहत क्या करती है, तो करेगी कि केंद्रीय सहायता का अधिकांश जो प्रतिशत है वो सहायता अनुदान के रूप में देगी और कुल सहायता की प्रतिशत के रूप में ऋण की राशि भी कम हो जाएगी। तो इसका आंसर हो गया 1 और 2 यानी 4।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने डैश में पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो 2 या अधिक राज्यों में, राजधानी में 4 या अधिक राज्यों में। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4 या अधिक राज्यों में। ये हम लोग बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन सी मद शामिल है? समवर्ती सूची में बोल रहा है भारत से बाहर के स्थानों के लिए तीर्थ यात्राएं, राष्ट्रीय राजमार्ग, संविधान की समवर्ती सूची में ध्यान रखिएगा, बिजली, अपंग तथा रोजगार अयोग्य व्यक्तियों को राहत। तो समवर्ती सूची में यानी राज्य को भी और केंद्र सरकार दोनों को ये शक्तियां मिली हुई है, वो है राष्ट्रीय राजमार्ग। इसको देख लेते हैं कि संघ सूची में कितनी है, राज्य सूची में कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बार बार पूछा जाता है। देखिए, अपंग तथा रोजगार आयोग व्यक्तियों को राहत, उनके कल्याणकारी कार्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची में इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, यानी 3 वर्गों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय रखे गए हैं, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं। सूचियों के विषय में इस प्रकार से, जैसे देखिए संघ सूची में कौन सा आता है? रक्षा हो गया, विदेश नीति, रेलवे, डाक, तार, राष्ट्रीय परिवहन, नागरिकता, जनगणना, प्रसारण, टेलीफोन, मुद्रा, विदेशी मुद्रा, आयकर, ये सब किस में आएगा? संघ सूची में आएगा। ठीक है, तो इन सारे याद कर लीजिए। राज्य सूची के अंतर्गत कौन आता है? तो सार्वजनिक व्यवसाय हो गया, पुलिस न्याय हो गया, प्रशासन हो गया, कृषि, पशुपालन, मत्स्य उद्योग और राजस्व, ये किस में आता है? तो ये राज्य सूची में आता है। और दोनों के पास अधिकार जो प्राप्त है वो है फौजदारी प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, दिवालियापन, नियोजन, श्रम कल्याण, राष्ट्रीय राजमार्ग, समाचार पत्र, शिक्षा, ये किस में शामिल है? तो ये समवर्ती सूची में शामिल है। तो यहाँ से इन तीनों को आप लोग एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किसमें? प्रस्तावना में। न्याय, भातृत्व, वयस्क मताधिकार या फिर स्थिति की समानता। तो किसका नहीं किया गया है भैया? तो वो किया गया है वयस्क मताधिकार का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। आंसर क्या हो गया हमारा? तीसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? कौन सा न्यायालय होता है जो शीर्ष न्यायालय होता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय। तो वो कौन सा न्यायालय हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा सत्र न्यायालय। किसके लिए? तो जो न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय है उनका शीर्ष होता है सत्र न्यायालय। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सत्र न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय का शीर्ष न्यायालय होता है। यह उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का एक भाग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, किसके भाग के रूप में? तो उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के एक भाग के रूप में कार्य करता है। इसमें दंडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सत्र न्यायालय के विनिश्चय से अपील होती है जब कारावास का दंडादेश 7 वर्ष से अधिक का होता है। जिला न्यायाधीश इसमें सुनवाई करता है। अनुच्छेद 233 के उपबंधों के अनुसार जब दंड जो है 7 वर्ष से अधिक हो जाता है तो जिला जो न्यायाधीश रहता है इसमें सुनवाई करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 233 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की जाती है? तो वो किया जाता है राष्ट्रपति को। इसका आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। अगला प्रश्न 68 है, त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र में शामिल है ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति, नहीं, जनपद, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो यही सम्मिलित है त्रिस्तरीय में। पहले आता है ग्राम सभा, फिर उसके बाद पंचायत समिति और फिर उसके बाद जिला परिषद। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? 4th हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था के रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं है? कौन से संस्था में? जिसे भारत का संविधान में प्रतिस्थापित किया गया है। अच्छा, वो कौन सा अवसर है जिसको कि सभी नागरिकों के लिए ये अधिकार लागू नहीं है और जिसे भारत के संविधान में स्थापित भी किया गया है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण, विभागीय उपकरण, सहकारी समितियां या फिर स्थानीय निकाय। तो वो कौन सा शामिल नहीं है? तो वो शामिल नहीं है सहकारी समितियां। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? तीसरा हो गया। 17 प्रश्न है, अनुच्छेद 371 का निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? यानी विशेष अधिकार इसको शामिल किया गया है अनुच्छेद 371 के तहत। असम, मणिपुर, नागालैंड या फिर सिक्किम। तो वो दिया गया है नागालैंड को। नागालैंड में 371 के तहत यह मतलब निर्णय लिया गया है कि वहाँ के निवासी के अंतर्गत कोई भी दूसरा जो व्यक्ति है वहाँ जाकर के ज़मीन नहीं खरीद सकता है। ठीक है, केवल वहाँ के राज्य के जो निवासी हैं या जो आदिवासी हैं उन्हीं के द्वारा वहाँ ज़मीन खरीदा जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 371 के तहत। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो गया? तीसरा हो गया। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाता है? तो किसके पास भेजा जाएगा? भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा। इसका आंसर हो गया हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? देखिए, किसके द्वारा? विधानसभा द्वारा। विधान परिषद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं 1/3। जैसे 30 हैं तो उसमें से 1/3 सदस्य चुने जाएंगे। इस प्रकार से विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए। अगला प्रश्न,
किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य के लिए राज्य गठित किए गए थे? किस आयोग की अनुशंसा पर? तो वो किया गया था धर आयोग की अनुशंसा पर। धर आयोग की सिफारिश पर अकाली दल के नेतृत्व में कुछ सिख के समूह और जनसंघ के नेतृत्व में हिंदू संगठनों ने भाषा के मुद्दे पर आंदोलन चलाया और 1966 में पंजाब का क्या हुआ? तो पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? फर्स्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किसी राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? तो भारत के किसी भी राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? अच्छा, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद या फिर राज्य के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। तो 74 प्रश्न हमारा क्या था कि राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? तो वो कर सकता है राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय पर, यानी कहीं पर भी अगर जो दोहरी ना, देखिए किसी भी राज्य में अगर द्विसदनीय व्यवस्था है तो उसको भंग करने या मतलब उसको लाने का अधिकार, बनाने का अधिकार 169 में दिया गया है। और भंग करने का अधिकार किसको? तो विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। मतलब विधानसभा के द्वारा उसको भंग करवाया जा सकता है संसद के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाता है इसका तीसरा। अगला प्रश्न है, संसद और विधानसभाओं के विधायी जातियों यानी अतिरेक की जांच कैसे की जाती है? राष्ट्रपति या राज्यपाल के अंतःक्षेप के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, न्यायिक समीक्षा के द्वारा, आम चुनाव के द्वारा। तो वो किया जाता है न्यायिक समीक्षा के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो गया? तीसरा हो गया। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो वो है 9वीं अनुसूची में। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। संविधान के निम्नलिखित में से किस से संबंधित भाग में मत देने का अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो वो मौलिक अधिकार में किया गया है। अगला प्रश्न है, वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई या संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? यानी कितने दिन तक वो लगाया जा सकता है? 6 महीना, 1 वर्ष, 6 महीना तक, 1 वर्ष, 2 वर्ष, या जब तक संसद द्वारा उसको निरस्त ना कर दिया जाए। तो देखिए अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई कोई भी मतलब उद्घोषणा जो है उसको 6 महीने तक लागू किया जा सकता है सामान्यतः। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो वो है भारतीय संविधान। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो ये हमारे किससे, पॉलिटी से 20 प्रश्न थे। अब देखते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को। तो देखिए सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न होंगे, तो शुरू में ही मैथ का दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से तो 90 तक यानी 10 प्रश्न दिया है मैथ का। अब यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग 91 प्रश्न से। मानव समुदाय में निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीजन के साथ उच्च संबंध होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के साथ। आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ जो है पौधे की वृद्धि को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लैक्टिक एसिड क्या है? 2 कार्बन वाला अणु, 1 कार्बन वाला अणु, 4 कार्बन वाला अणु या फिर 3 कार्बन वाला अणु? तो लैक्टिक एसिड क्या है? 2 कार्बन वाला अणु है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा है। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है बॉक्साइट के उत्पादन में। तो उड़ीसा नंबर 1 पे है 49% के साथ। उसके बाद आता है गुजरात, झारखंड। तो 3 नाम तो कम से कम आप लोगों को याद ही होना चाहिए, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। ठीक है, ये बॉक्साइट उत्पादन में 1 पर है। कौन? तो उड़ीसा हो गया नंबर 1 पे। अब देख लीजिए इसमें चूना पत्थर के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? तो राजस्थान हो गया। दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, गुजरात। तो ये किस में आते हैं? तो चूना पत्थर में आते हैं। आगे देख लीजिए लौह अयस्क में भी नंबर 1 पे जो है राज्य में वो है उड़ीसा। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, फिर अन्य झारखंड। और उड़ीसा में कितना? तो 52% के साथ नंबर 1 पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में भी 11% है। कुल अयस्क का कितना? लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। अगला आता है हमारा मैग्नीज में। तो मैग्नीज में कौन है नंबर 1 पे राज्य? तो मैग्नीज में है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ है। 2016-17 के अकॉर्डिंग खनन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो इसको मैं देखूंगी तो शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? अस्थायी बंदोबस्त, तो याद कीजिए अस्थायी बंदोबस्त के समय कौन था? तो वो था चार्ल्स कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस था। अगला प्रश्न है भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो सीमा संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो वो किया गया था 1 सितंबर 1960 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई है?
सितंबर 1960 में, 1962 में, 1962 में या फिर 1960 में। तो देखिए क्या बोल रहा है कि सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना की गई है वो किया गया है मई 1960 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? फोर्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? अच्छा, पाकिस्तान के गठन का विरोध किया था तो वो किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग को क्या किया था? तो उसका विरोध किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन जो है किसके सुरक्षा पर केंद्रित है? तो वो है हमारा मानवाधिकार। इस फर्स्ट 99 प्रश्न है, किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें भी की? वो कौन सा डॉक्टर था? विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग, फ्रांसीसी बुकानन या फिर सर विलियम्स जोन्स? तो वो थे फ्रांसीसी बुकानन। देखिए डॉक्टर फ्रांसीसी बुकानन हैमिल्टन को सामान्यतः बुकानन के नाम से ही जाना जाता है, यानी हैमिल्टन भी अगर दे देगा नाम तो वो भी सही रहेगा। बुकानन 1794 से भारत आए और 1815 में वापस चले गए। 1794 में बंगाल चिकित्सा सेवा में शामिल हुए। उन्होंने भारत के भूगोल, वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी शास्त्र का भी अध्ययन किया। तो ये बुकानन से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था। अगला प्रश्न है 100 प्रश्न है, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो कर्ज कहा जाएगा, घाटा कहा जाएगा, नया निवेश या फिर अवमूल्य? तो वो कहा जाएगा अवमूल्यन। क्या कहा जाएगा? अवमूल्यन कहा जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? देखिए राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा है? तो अनुच्छेद 155 है। प्रकाश को अपवर्तित करने के लिए एक माध्यम की क्षमता को इस रूप में व्यक्त किया जाता है, प्रकाशीय आयतन के रूप में, प्रकाशीय घनत्व के रूप में, प्रकाशीय द्रव्यमान या फिर दृष्टिभ्रम। तो प्रकाश को अपवर्तित करने के लिए एक माध्यम की क्षमता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रकाशीय घनत्व के रूप में। अगला प्रश्न है, पौधे में बीज भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अंकुरण के रूप में। आंसर क्या हो गया हमारा? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन काफी नकारात्मक एवं शांतिपूर्ण था लेकिन प्रभाव में यह सकारात्मक था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन? तो कौन सा आंदोलन था जो कि काफी नकारात्मक एवं शांतिपूर्ण था लेकिन प्रभाव में यह सकारात्मक भी था? अजीब कथन दिया है, देख रहे हैं। तो वो था असहयोग आंदोलन। इसी के दौरान तो चौरा चौरी कांड हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पर क्या पता नकारात्मक वर्ड यूज कर दिया गया हो। आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो वो तो लाल बहादुर शास्त्री थे, हमारे प्रधानमंत्री जो थे। सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? सौभाग्य योजना वित्त मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस या फिर विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत? तो सौभाग्य योजना जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो वो है विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत। आंसर हो गया हमारा फोर्थ। अगला प्रश्न है, मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तो मनोरा का किला जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। किस सिद्धांत के लिए? तो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन है। इनका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। 1798 में निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण भी करवाया था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बेंटिक या फिर ब्लेजली? तो वो ब्लेजली था जिसने अपने लिए एक विशाल महल का निर्माण करवाया था कोलकाता में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो वो किया गया था 1991 ईस्वी में। किसी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? किसकी अध्यक्षता में? देखिए किसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? तो वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो देखिए ये तो के.एन. राज हो गए, पी.सी. महालनोबिस, बी.वी. केसकर या फिर स्वर्ण सिंह? तो वो कौन थे? युवा अर्थशास्त्री पूछ रहा है तो वो थे के.एन. राज। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? फर्स्ट हो गया। अच्छा, इसका मॉडल पूछा जाता है कि किस मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो ये है हैराड डोमार मॉडल पर आधारित। और द्वितीय पंचवर्षीय का पूछ ले योजना तो वो किस मॉडल पर है? तो पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? तो वो था कॉलिक मैकेंजी। अगला प्रश्न, किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण करवाया था जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड रख दिया गया? तो वो थे शेरशाह सूरी। आंसर हो गया फर्स्ट सेकंड।
पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया गया था, यानी किसने प्रतिपादित किया था पदार्थ की प्रकृति से संबंधित? जॉन मिल्टन, मेंडल, लोवोजियर या फिर जॉन डाल्टन? तो किसने किया था? तो वो किए थे जॉन मिल्टन। तो वो हो जाएगा मिल्टन नहीं, डाल्टन होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जॉन डाल्टन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। यह किसका कथन है? लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड डलहौजी का, वॉरेन हेस्टिंग का? तो ये कथन है लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया हमारा? दूसरा हो गया कि यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। अगला क्वेश्चन, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक डैश मौजूद होता है। तो क्या होता है? मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटोवोल्टाइक प्रभाव, प्रकाश गतिज प्रभाव या फिर प्रकाश संश्लेषण? तो वो है फोटोवोल्टाइक प्रभाव। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? दूसरा। एंड लास्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। ठीक है, तो ये हमारा था प्रैक्टिस सेट 8 जिसमें कि 120 प्रश्न शामिल थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।